नमस्कार, आगाज न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत ही अच्छी खबर उरन से है, उरन के आरोग्य डिपार्टमेंट से है, क्योंकि कोरोना अब नियंत्रण में है और आगे जाके यही उम्मीद करते हैं कि कोरोना पॉजिटिव बहुत ही कम मामले सामने आए और ना ही के हिसाब में रहे। आज उरन में ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए उरन के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने नो पार्किंग के गाड़ियों को चालान भरने पे मजबूर किया। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों पे चालान फाड़ते हुए नज़र आए उरन के ट्रैफिक सीनियर पीआई। इसी के साथ में उरन में सब्जी और छोटे धंधे वालों को रास्ते पर ठेले लगाने के लिए नगर परिषद ने साफ मनाही कर दिए और उनको सख्त से सख्त आदेश दिए गए कि अगर इन लोगों ने फिर से वो धंधे रास्ते पे लगाए तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर जेल कस्टडी भी हो सकती है। एक खबर जो है वो है पिंपरी चिंचवड़ में। पुणे का एक हिस्सा है पिंपरी चिंचवड़। उसमें देखिए किस तरह से रास्ते पे 2 गुंडे खड़े होके नंगी तलवारें हाथ में लेके लोगों के ऊपर किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का क्राइम का गढ़ पुणे हमेशा बढ़ते जा रहा है और पुणे में क्राइम एक लिमिटेशन से हद के पार हो गया है। आए दिन पुणे के अंदर मर्डर केस, किडनैपिंग, फिरौती, रॉबरी जैसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे और देखने मिल रहे हैं। 38 बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। क्या हो रहा है ये हिंदुस्तान में और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों चुपचाप बैठी है? इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी डीजल बैरल के भाव वही है जो पहले थे, लेकिन हिंदुस्तान में क्या एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, क्या हैवी ड्यूटी बढ़ा दी गई है? क्यों हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते नज़र आ रहे हैं? उसी के साथ में जो हिंदुस्तान से लगे हुए जो देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो गरीबी के आलम में जी रहे, वहाँ पर अब भी 30 रुपये क्यों लीटर पेट्रोल है और 20 रुपये लीटर डीजल है। लेकिन हिंदुस्तान में ही 100 का आंकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल और 100 के अंदर है डीजल। क्या हिंदुस्तान में लोगों को गाड़ी चलाने पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट पाबंदी लाना चाहती है या हिंदुस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करने पे है सेंट्रल गवर्नमेंट जुटी हुई है? सबसे बड़ी खबर आ रही है जो कि महाराष्ट्र के विधानसभा मानसून का चल रहा था, उसी के साथ में ओबीसी का मुद्दा छगन भुजबल, अल्पसंख्यक के मंत्री छगन भुजबल ने उठाया, लेकिन विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने विरोधी पक्ष की भूमिका को निभाते हुए उन्होंने स्पीकर का ना सुनते हुए ओबीसी के बारे में बात किया और स्पीकर ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद में उनके 12 आमदार ने, विरोधी पक्ष के 12 आमदार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई विधानसभा में और स्पीकर का माइक खींचा। माइक खींचने के साथ में जो लॉ ऑफ डिफेंस का जो दंड ये रहता है, हथकंडा रहता है, उसको उन्होंने आजमाया और लॉन्स ऑर्डर को अपने हाथों में लिया। विधानसभा की धज्जियां उड़ाते हुए वहाँ अंदर गालियाँ दिए। गाली देने के बाद में स्पीकर ने उनको 1 साल के लिए उन 12 आमदारों के सख्त कार्रवाई किया और 1 साल के लिए उनको निलंबित किया। इसी तरह विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हुए देवेंद्र फडणवीस किसी वक्त में सीएम की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन जिस वक्त वो सीएम की भूमिका निभा रहे थे तो ये ओबीसी का मामला उस सरकार से चल रहा था। ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में बात उस सरकार से चल रही थी। हिंदुस्तान की यही दुर्भाग्य है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके समय में वो काम नहीं कर पाती है, लेकिन जब विरोधी में बैठती है तो सत्ताधारी पार्टी को भी काम करने नहीं देती है। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में यही आलम चलते रहेगा और हिंदुस्तान में किसी जनता को, किसी धर्म के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जिस तरह से वो ओबीसी के ऊपर जो 4 टीम बिठाई गई थी, जिसमें रफीक दादा का नाम आता है, जिसमें उस पर एक रिपोर्ट दी गई कि ओबीसी की हालत बहुत खस्ता होते जा रही है, अल्पसंख्यक की बहुत हालत खस्ता हो जा रही है, तो उसी के साथ में जब सर कृष्ण रिपोर्ट 92 के बाद में, जब बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में बिठाई गई, तो 92 के बाद में जब वो सर कृष्ण की रिपोर्ट आई और उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी के सामने वो रिपोर्ट पेश की गई, तो जस्टिस सर कृष्ण ने वो रिपोर्ट में साफ कर दिया था कि मुस्लिम समाज की हालत बहुत सी खस्ता होते जा रही है और आने वाले दिन में जब इनको अगर रिजर्वेशन नहीं दिया गया, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो मुसलमान समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुर्भाग्य में हो सकता है। लेकिन उसी को नज़रअंदाज रखते हुए आज 92 को लेके आज 30 साल से 40 साल का लगभग अरसा हो चुका है।
इतने सर कृष्णन की रिपोर्ट आते गए, रिपोर्टें बनते गई और रद्दियों के भाव में रिपोर्टें खड़ी होती गई। लेकिन आज विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ओबीसी रिजर्वेशन को लेते हुए बहुत आक्रामक दिखे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस दौर में वो सीएम के पद पे थे, लेकिन उन्होंने जब सर कृष्ण की रिपोर्ट को फेंक दिया था, उसी तरह से उसके ऊपर ध्यान नज़रअंदाज कर दिया था, तो आज ओबीसी की बात करते हुए इतने आक्रामक क्यों दिखे। और ये ओबीसी का रिजर्वेशन जो था वो देवेंद्र फडणवीस के सामने फिर से जब विरोधी पक्ष के लोग थे, जब राष्ट्रवादी और कांग्रेस विरोधी पक्ष में थी, तो उन्होंने ये विषय मांडा हुआ था, ये सब्जेक्ट पे बात की थी, लेकिन उस वक्त की जो सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था रिजर्वेशन, और उन्होंने ये भी कहा था कि रिजर्वेशन कोई धार्मिक रिजर्वेशन पे नहीं दिया जाएगा बल्कि मेरिट पे दिया जाएगा। तो फिर आज जब ओबीसी का विषय चल रहा था, आज ओबीसी की बात चल रही थी, तो देवेंद्र फडणवीस उस पर आक्रामक क्यों दिखे और क्यों उनके 12 आमदारों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया, ये बहुत ही अहम अपने आप में सवाल था और ये पूरी आघात न्यूज़ की रिपोर्ट थी।